नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। ईवी टू व्हीलर मार्केट अभी एक क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है और ईवीज का मेन स्ट्रीम कस्टमर्स में पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। जब कोई भी नया प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी आती है, वो अक्सर ये एडॉप्शन कर्व की राह फॉलो करती है। इसमें सबसे पहले इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट को सबसे पहले खरीदते हैं। ये थोड़े अलग तरह के लोग होते हैं या अलग तरह की जनता होती है जो रिस्क लेती है और नए प्रोडक्ट्स को खरीदती है। पर यहाँ मार्केट बहुत अर्ली स्टेजेस में होता है और छोटा होता है, क्योंकि इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स या कहने को रिस्क लेने वालों की जनसंख्या कम होती है। फिर एक पॉइंट आता है जब वो टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स अर्ली अडॉप्टर्स से पार होकर अर्ली मेजॉरिटी में आने लगती है और उसका मास एडॉप्शन होने लगता है, माने कि वो टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम हो जाती है और भारी मात्रा में लोग उसे खरीदने लगते हैं और उसकी सेल्स तेजी से बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए आपको याद होगा, जब टच स्क्रीन फोन्स आए थे तो पहले धीमे धीमे अडॉप्शन हुआ, फिर तेजी से सेल्स बढ़ी थी। ऐसे ही इंस्टाग्राम, यूपीआई ऐप्स और पेटीएम वगैरह का यूसेज बूम किया था। अभी यही सेम चीज़ ईवी टू व्हीलर्स के साथ हो रही है। आज से 1-1.5 साल पहले ईवी की लहर आई थी, बीच में थोड़ा स्ट्रेस भी आया था, पर अब ये सेगमेंट फिर से बूम कर रहा है। इसलिए आज के वीडियो में हम ओला इलेक्ट्रिक और एथर का साइड बाय साइड कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। ये दोनों पूरा ईवी फोकस्ड हैं और दोनों बिजनेसेस अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। हम जानेंगे कि ओला काफ़ी करेक्ट हुआ है, तो क्या इसमें बाउंस बैक होके अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एथर लगातार मार्केट शेयर अपना बढ़ाता आया है और पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, इसलिए क्या वो बेहतर स्टॉक है। तो बिना कोई देरी किए चलिए हम लोग फटाफट अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। भारत का ईवी टू व्हीलर मार्केट 2022 से 2024-25 तक छोटे बेस पर तेज ग्रो किया था। फिर जब ईवीज पर सब्सिडीज कम हुई तो 1-2 क्वार्टर्स ठंडे रहे, कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद से सेक्टर स्टेबल हो गया है और अब वापस से ग्रो करने लगा है। अप्रैल से सितंबर के महीनों में डिमांड तो अच्छी थी, पर रेयर अर्थ मैग्नेट्स की कमी की वजह से सप्लाई पर फर्क पड़ा था। H1 में सेगमेंट में 7 से 8% की ग्रोथ आई है। कंपनियां रेयर अर्थ मैग्नेट्स की प्रॉब्लम से डील कर रही हैं, अलग अलग तरीकों से मैनेज कर रही हैं। फिलहाल मैग्नेट्स की शॉर्टेज से भी बड़ा रिस्क आया था जब पेट्रोल और पेट्रोल व्हीकल्स पर जीएसटी कम किया गया था, पर उसके बावजूद ईवीज की डिमांड अच्छी ही रही है। ज़्यादातर ईवी प्लेयर्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके पार्ट्स अब खुद बना रहे हैं, जिसके चलते ग्रॉस मार्जिन्स काफ़ी बेहतर हुए हैं और मार्जिन्स आईसीई गाड़ियों जितनी पहुंच रही हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट का भी मार्जिन्स बेहतर करने में कंट्रीब्यूशन रहा है। अब यहाँ से जैसे जैसे ईवी वॉल्यूम्स ग्रो करेंगे और स्केल बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छी मिलेगी। ऐसे में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल्स, एबिटा और फिर पैट लेवल पर भी प्रॉफिटेबल होती जाएंगी। तो सेक्टर एक बहुत जरूरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है, जहां पर सेल्स भी तेजी से बढ़ सकती हैं और साथ के साथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि सेक्टर के फंडामेंटल्स पहले से बेहतर हो गए हैं और इसलिए आज हम इस सेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए, ईवी टू व्हीलर्स तो बस एक इमर्जिंग हाई ग्रोथ सेगमेंट है जहां इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, आपको ऐसे कई यूनिक इमर्जिंग सेक्टर्स को ट्रैक करना पड़ेगा जिनमें कुछ स्पेशल हो रहा हो, और फिर उनमें ग्रोइंग सेक्टर्स में भी आपको बेस्ट बिजनेस मॉडल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। और ये जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स हैं वो भी समय समय पर बदलते रहते हैं। कोविड के बाद केमिकल स्टॉक्स रैली किए, फिर हमने डिफेंस, रेलवेज और ईपीसी में बुल रन देखा। पर एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि इतना सारा समय देकर अलग अलग सेक्टर्स को इतना इन डेप्थ स्टडी कर पाए। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे अच्छे बिजनेसेस को आपके लिए क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इसके अलावा हम समय समय पर अलग अलग सेक्टर्स पर वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री होती हैं। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर या स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपये का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपये का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको महीने का रेट 1,000 रुपये पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपये पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से हमें कांटेक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। हम वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। अब हम एनालिसिस के सबसे ज़रूरी पार्ट ओला और एथर पर बात करेंगे। ओला एक तरह से मार्केट मेकर रहा है। ओला की मार्केटिंग हमेशा से अच्छी थी
और इन्होंने फिर तेजी से एक्सपांड करके लोगों में अवेयरनेस फैलाई और देश में एक तरह से ईवी टू व्हीलर्स का मार्केट क्रिएट किया। पर ओला प्रोडक्ट क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर सपोर्ट पर बहुत स्ट्रगल किया है। खैर, ओला से ज़्यादा तो इनके कस्टमर्स स्ट्रगल किए हैं। और हाई टिकट आइटम्स माने कि महंगे प्रोडक्ट्स के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि अगर आप 1-1.5 लाख रुपए का कोई आइटम बेच रहे हो तो कस्टमर का ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। और आप जानते ही हो कि पिछले 1-1.5 साल में ओला के प्रोडक्ट्स को लेकर कितनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ सामने आई है मार्केट में। इसलिए आप देखोगे कि भले सेक्टर स्टेबल रहा है पर ओला की सेल्स पिछले साल से आधी हो गई हैं। इनकी डिलीवरी वॉल्यूम्स और सेल्स दोनों गिरी हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ओला की सेल्स गिरी हैं और अभी H2 में इनकी सेल्स H1 से भी और कम आएंगी। इसलिए जो लोग अभी बिना सोचे समझे ओला में डिप बाय कर रहे हैं ना, वो लोग समस्या की गहराई को समझ नहीं रहे हैं। आप ही अपने आसपास लोगों से पूछकर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि अगर उनके पास 1-1.5 लाख रुपए हों या अगर वो कोई ईवी टू व्हीलर खरीदने का सोच रहे हैं तो वो किस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे। अब मार्केट में इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी आ गए हैं, रिवर से लेकर बजाज चेतक ईवी वगैरह। 1-1.5 साल पहले ऑप्शंस कम थे लोगों के पास और भले कोई कितना भी बुलिश हो जाए ओला पर वापस से इन्हें अपनी ब्रांड इमेज बनाने में समय लगने वाला है। और अभी जो सेल्स आ भी रही हैं ओला की, उनमें भी डीप डिस्काउंटिंग का कंट्रीब्यूशन है। माने कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स दाम कम करके बेच रही है सेल्स लाने के लिए। बाकी ये मेट्रो से निकलकर छोटे शहरों में जा रहे हैं सेल्स के लिए, क्योंकि एक तो मेट्रो में कंपटीशन बढ़ गया है टीवीएस, बजाज और एथर से। दूसरा कि मेट्रोज में ब्रांड इमेज सुधारने से ज्यादा आसान है इनके लिए कि ये नए मार्केट में एंटर करके सेल्स दिखा पाएं। दूसरी तरफ आप देखोगे कि अप्रैल से सितंबर के 6 महीनों में एथर की सेल्स पिछले साल से 64% बढ़ी हैं और वॉल्यूम्स के टर्म्स में देखें तो बढ़िया 78% की ग्रोथ सामने आई है। एथर की प्रोडक्ट क्वालिटी हमेशा से टॉप क्लास रही है। बाकी कंपनी ने पिछले 1 साल में अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे भी काफ़ी काम किया है। एथर अब वॉल्यूम्स और सेल्स में लगभग ओला के बराबर पहुंच गया है और जिस रेट से ओला की सेल्स गिरती जा रही हैं और एथर की बढ़ रही हैं, मार्च तक एथर ओला से आगे निकल जाएगा। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई है कि आप देखोगे कि एथर का स्टोर नेटवर्क ओला के मुकाबले काफ़ी कम है। ओला के पास लगभग 4000 स्टोर्स का नेटवर्क है और एथर के अभी 524 एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं जो ये मार्च तक बढ़ाकर 700 तक ले जाएंगे। पर स्टोर नेटवर्क में इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद एथर की सेल्स ओला के बराबर रही हैं। माने कि पर स्टोर एथर की सेल्स ओला से ज़्यादा हैं। इस टेबल में हमने अप्रैल से सितंबर का डेटा देखा है। अब अगर हम अक्टूबर से दिसंबर माने कि Q3 की परफॉर्मेंस को देखें तो एथर तो ओला से काफ़ी आगे आ गया है। आप देखोगे कि एथर ने ओला से डबल गाड़ियां बेची हैं इन महीनों में। हालांकि एथर को खुद टीवीएस और बजाज से अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है, पर उसकी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। भारत में टू व्हीलर्स एक बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ पर कई सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं प्राइसिंग और पर्पस के हिसाब से, तो इसमें कई कंपनियां एक साथ को एग्जिस्ट कर सकती हैं। सिर्फ एथर की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने पिछले 15 महीनों में अपना मार्केट शेयर डबल से भी ज़्यादा कर लिया है। साथ ही इन्होंने स्टोर नेटवर्क भी तेज़ी से एक्सपैंड किया है। एक्सपीरियंस सेंटर्स या ECs 218 से 524 हो गए हैं और जो मैं आपको बता रहा था ना कि मार्च तक इनका 700 स्टोर्स करने का टारगेट है। एथर की साउथ में अच्छी प्रेजेंस है और अब ये सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं। साउथ में तो एथर का 25% मार्केट शेयर हो गया है। ऐसे ही गुजरात में इनका 23% के आसपास मार्केट शेयर है। इसलिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग केस है कि जैसे जैसे एथर भारत में ऊपर की तरफ एक्सपैंड करेगा वहाँ भी इसे मार्केट शेयर गेन का फायदा मिलेगा। एथर अपने टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन, फीचर्स, रिलायबिलिटी, बैटरी परफॉर्मेंस, चार्जिंग स्पीड वगैरह में काफ़ी आगे है। हम बहुत डिटेल्स में यहाँ पर नहीं जाएंगे प्रोडक्ट क्वालिटी में, पर ओवरऑल आप मार्केट के अन्य प्लेयर से अगर आप कंपेयर करोगे, इनके पास प्रोडक्ट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अच्छा मोट है जो अभी तुरंत तो नहीं पर समय के साथ हमें प्ले आउट होते हुए दिखेगा। आखिरी ये स्क्रीनशॉट देख लेते हैं एथर की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से, उसके बाद हम लोग ओला पर भी बात कर लेंगे। यहाँ आप देखोगे कि मार्जिन एक्सपेंशन भी तेजी से हो रहा है। पिछले 1 साल में कंपनी 23% की नेगेटिव एबिटा मार्जिन से 12% की नेगेटिव एबिटा मार्जिन पर आ गई है। माने कि एक तरीके से लॉसेस कम हुए हैं। सेल्स नंबर्स तो पता ही चल गए हैं हमें। अब जो ये अक्टूबर से दिसंबर के रिजल्ट्स आएंगे
उनमें ये मार्जिन इंप्रूवमेंट एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा जिसे हमें ट्रैक करना है। ओला इलेक्ट्रिक पर बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं बोलने को, ऑनेस्टली हम सामने से देख रहे हैं कि ओला की सेल्स गिर रही हैं। ओला के मैनेजमेंट ने Q1 में गाइडेंस दी थी, फिर Q2 में उन्होंने बोला था कि कंपनी उतना नहीं कर पाएगी। इन्होंने अपने टारगेट को कम किया और बोले कि H2 में ये 1 लाख यूनिट्स बेचने का ट्राई करेंगे। अभी Q3 में ये बस 32,700 यूनिट्स के आसपास कर पाए हैं और Q3 तो फेस्टिव सीजन होता है जिस वजह से ये एक बड़ा क्वार्टर होता है, तो ये अपने अब रिवाइज्ड टारगेट को भी मिस कर रहे होंगे क्योंकि Q4 में 70,000 यूनिट्स के आसपास सेल्स या डिलीवरीज लाना बहुत मुश्किल है। जब कोई कंपनी अपने दिए हुए टारगेट्स को या गाइडेंस को पूरा नहीं कर पाती है तो मार्केट ना उस बिजनेस पर से भरोसा खो देता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स उसे ट्रैक करना बंद कर देते हैं और आपने देखा होगा कि फिर वो स्टॉक चलना भी बंद हो जाता है। ओला के केस में ये ना जाने कितनी दफ़ा हुआ है। बाकी अगर आप इनकी कॉन कॉल भी सुनोगे उसमें भी ये चीज़ आपको फील होगी कि जहां सेक्टर ग्रो कर रहा है, कंपनियां मार्केट शेयर बढ़ाने की बात कर रही हैं, ओला के मैनेजमेंट का अंदाज है कि वो बात घुमाकर प्रॉफिटेबिलिटी, यूनिट इकोनॉमिक्स इन सब पर जोर दे रहे हैं। बाकी कंपनियां तो ग्रोथ के साथ साथ अपने मार्जिन्स और यूनिट इकोनॉमिक्स को बेहतर कर रही हैं। ओला इलेक्ट्रिक बाइक्स में भी उतरी थी पर यहाँ भी प्रोडक्ट क्वालिटी इश्यूज रहे हैं। ईवी स्कूटर का मार्केट ही अभी डेवलप हो रहा है। ईवी स्कूटर्स अभी इंटरसिटी कम्यूट के लिए ही खरीदे जा रहे हैं, आप देखोगे। इनके विपरीत मोटरसाइकिल्स या बाइक्स के कई सारे यूज केसेस रहते हैं। लोग लॉन्ग डिस्टेंस राइड करते हैं। भारत में इलेक्ट्रिक बाइक्स का मार्केट अभी कम से कम 2 साल दूर है। आपको मार्केटिंग, पीआर से हटकर प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी और स्कोप को भी समझना है, जो अभी है नहीं। बाकी ओला के बैटरी सेल्स को लेकर भी मार्केट में हाइप है, पर उस बिजनेस को अभी बड़ा होने में समय लगेगा। सेल बिजनेस से अभी H1 में कुछ 7 करोड़ के आसपास की सेल्स आई हैं बस। हमें ये देखना होगा कि वहाँ कितनी तेजी से कंपनी प्रोडक्शन बढ़ा पाती है और BESS वगैरह में कस्टमर्स कितना तेजी से ये लोग ला पाते हैं। उसमें भी अगर इनके टू व्हीलर वॉल्यूम्स ऐसे ही गिरते रहे तो यहाँ दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। आपको ओला को अभी भी एक ऑटोमोबाइल कंपनी के रूप में ही देखना है और वहां पर ये अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मोटा माटम हम ये कह सकते हैं कि जहां एथर एक तरफ मार्केट शेयर गेन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, दूसरी तरफ ओला की सेल्स गिर रही हैं और ये मार्केट शेयर एथर, बजाज या TVS को लूज कर रहे हैं। जब तक सेल्स गिरती जाएंगी, स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है, तब तक ओला एक काफी रिस्की बिजनेस है। ओला ने बैटरी सेल्स पर काम जरूर किया है पर इन्वेस्टर के नज़रिए से अभी भी इनका ईवी बिजनेस है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां वॉल्यूम्स गिर रही हैं। जब तक ओला के वॉल्यूम्स और सेल्स वापस से ग्रो नहीं करते हैं तब तक ये बहुत रिस्की बिजनेस बना रहेगा और आप रिस्क को हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि अब सेक्टर में कंपटीशन पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर हमें अपने लाइक्स और सब्सक्राइब से सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए ऐसे और हाई क्वालिटी वीडियोस हर हफ्ते ला पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।